नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है निकिता ने 30 किलो गेहूँ 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 40 किलो गेहूँ 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से खरीदी। ठीक है, कह रहा है कि और उन्हें मिला दिया। कह रहा है कि और उन्हें मिला दिया। हाँ कि ना को? हाँ। आगे कह रहा है कि मिलाने के बाद मिश्रण को, कह रहा है कि मिलाने के बाद मिश्रण को उसने 8.9 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेच दिए। हाँ कि ना? हाँ। कह रहा है कि बताइए सौदे में, कह रहा है कि बताइए सौदे में उसको उससे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। कह रहा है कि बताइए इस प्रकार सौदे में उसे कुल कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। हाँ कि ना? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निकिता नाम की, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निकिता ने 30 किलो गेहूं, कह रहा है निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। हाँ, कह रहा है निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। अगर दोस्तों निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं तो आप मुझे बताइए 30 किलो गेहूं उसने कुल कितने रुपए में खरीदा? कहोगे इतने रुपए में खरीदा है। मतलब 3 × 5 = 15 के 5 एक कैरी। हाँ कि ना? 3 × 27 = 28। इस प्रकार आपने कहा कि मतलब वो कुल मिलाकर 30 किलो गेहूं 285 रुपए में खरीदी है। हाँ कि ना? 285 रुपए में खरीदी है। हाँ कि ना? दोस्तों निकिता ने 30 किलो गेहूं खरीदा था 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो इस प्रकार देखा जाए तो 30 किलो गेहूं जो है उसने 285 रुपए में खरीदा था। हाँ कि ना? आगे दोस्तों कह रहा है कि और कह रहा है आगे 40 किलो गेहूं, कह रहा है कि और 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है। कह रहा है कि और 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है। अगर दोस्तों वो 40 किलो गेहूं 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है, 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी है, तो 40 किलो गेहूं कितने रुपए में खरीदी है? कहोगे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा मल्टीप्लाई करके बताइए। कहोगे देखिए 40 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 5 = 20 की 0 2 कैरी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 4 × 8 = 32। मैंने कहा हाँ। कहोगे 4 × 8 = 32 और 2 = 34। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 40 किलो गेहूं वो 8.5 रुपए। कहोगे देखिए इस प्रकार आपने कहा कि ये 40 किलो गेहूं वो कुल मिलाकर 340 रुपए में खरीद के लाई है 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, निकिता ने 30 किलो गेहूं खरीदा था 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब 285 रुपए में कुल गेहूं खरीद के लाई थी। इसी प्रकार दोस्तों 40 किलो गेहूं और खरीदा उसने 8.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, मतलब कुल मिलाकर 340 रुपए। हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए कुल गेहूं कितने रुपए में खरीद के लाई है? कहोगे देखिए 30 किलो गेहूं जो है, कहोगे देखिए पहले जो 30 किलो गेहूं खरीद के ला रही थी वो तो 285 रुपए में लेकर आ रही थी। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए उसके बाद दोबारा 340 रुपए में गेहूं खरीद के लाई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर गेहूं 8 4 12 के 2 हाथ से लगाइए 625 रुपए में खरीद के लाई है। क्या 625 रुपए में खरीद के लाई है? तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर गेहूं 625 रुपए में खरीद के लाई है। हाँ दोस्तों 30 किलो पहले गेहूं लेकर आई थी, 40 किलो बाद में लेकर आई है। हाँ कि ना? हाँ। और उन दोनों गेहूं को कुल मिलाकर 625 रुपए में खरीद कर लेकर आई है। हाँ कि ना? अब दोस्तों दोनों गेहूं को मिक्स कर दी है। दोस्तों जब मिक्स कर देगी तो कुल गेहूं कितना हो जाएगा? कहोगे देखिए 30 किलो पहले लेके आई थी, 40 किलो फिर से लेके आई है। अगर वो कहोगे देखिए जब वो मिक्स कर देगी तो गेहूं कुल मिलाकर 70 किलोग्राम हो जाएगा। हाँ दोस्तों वो गेहूं को मिक्स कर देती है तो एक तरह से देखा जाए तो 70 किलोग्राम गेहूं कुल हो जाएगा मिक्स करने के बाद। हाँ ना? दोस्तों मिक्स कर दी गेहूं, उसके बाद उसने गेहूं को 8.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अगर दोस्तों 70 किलोग्राम गेहूं 8.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है। 70 किलो गेहूं 8.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है, तो वो उसने 70 किलो गेहूं कितने रुपए में बेचा होगा? 70 किलो गेहूं कितने रुपए में बेचा होगा? कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगा? कहोगे देखिए 7 × 63 के 3 6 कैरी। मैंने कहा हाँ। कहोगे 7 × 8 = 56। 7 × 63 के 3 6 कैरी। मैंने कहा हाँ। 7 × 8 = 56 6 62। हाँ ना? तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 70 किलो गेहूं वो 670 किलो गेहूं 8.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से देखा जाए तो 623 रुपए में बेची है। हाँ दोस्तों उसने गेहूं 625 रुपए में, कुल गेहूं 625 रुपए में
खरीदा था, हाँ ना, और बेच कितने रुपए में रही है, कहोगे बेच रही है 623 रुपए में। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसे 2 रुपए का नुकसान हो गया है। क्या? 2 रुपए का नुकसान हो गया है, हाँ ना। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर इस सौदेबाजी में 2 रुपए का नुकसान हो गया है, हाँ ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी की लागत 180 रुपए है आई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई है। कह रहा है उसे 216 रुपए में, कह रहा है कि उस कुर्सी को 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हाँ दोस्तों एक कुर्सी थी जिसका लागत मूल्य कुल मिलाकर 180 रुपए आया है। दोस्तों एक कुर्सी है जिसका कुल लागत 180 रुपए आया है, हाँ दोस्तों एक कुर्सी है जिसका कुल लागत 180 रुपए आया है, हाँ मतलब पोस्ट प्राइस देखा जाए तो 180 रुपए है, हाँ। कह रहा है कि अगर उस कुर्सी को 216 रुपए में बेच दिया जाए तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हाँ कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हाँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 180 रुपए की कुर्सी है, 180 रुपए की कुर्सी की लागत कुल आई है और उसे 216 रुपए में बेच देगा तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। कहोगे देखिए हमें घटाना पड़ेगा, 216 में से हम 180 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, हाँ। जब दोस्तों लाभ निकल कर आ जाएगा तब आप लाभ प्रतिशत भी आराम से बता सकते हैं, कहोगे। लेकिन दोस्तों ऐसे मत करिए दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब हम प्रतिशत निकालते हैं या लाभ प्रतिशत निकालते हैं या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों रियल वैल्यू मायने नहीं रखती है। रियल वैल्यू मायने नहीं रखती है, केवल मायने रखता है अनुपातिक वैल्यू मायने रखता है। रियल वैल्यू मायने नहीं रखता है कि रियल वैल्यू क्या है, मायने रखता है अनुपातिक वैल्यू। इसलिए दोस्तों आप क्या करिए, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो आप देख रहे हैं कि भैया 18 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ 18 से ये भी डिवाइड हो सकता है, वो हाँ मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। 18 × 18 10 आया, हाँ इसे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कभी देखिए 18 × 18 18 दूनी 36, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों 10 रुपए लागत मूल्य था और वो कुर्सी को कुल मिलाकर 12 रुपए में बेच रहा है, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है। अगर आप छोटा और करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप यही सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें जहाँ कैलकुलेशन आसान लगेगा हम वहां पर सोल्व कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे अच्छा है कैलकुलेशन, यहाँ पर सोल्व करना सबसे अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन क्या है, सबसे आसान है, हाँ। दोस्तों कुर्सी की लागत 10 यूनिट थी, दोस्तों कुर्सी की लागत 10 रुपए थी और वो कुर्सी को अगर 12 रुपए में बेच रहा है तो कुल कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, कहोगे 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। और ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है, कहोगे देखिए ये प्रॉफिट वास्तव में लागत, कहोगे देखिए ये जो लाभ कमाया गया है वास्तव में लागत मूल्य पर कमाया गया है, हाँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 10 रुपए पे कमाया गया है तो 100 पे कितना। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुर्सी को 216 रुपए में बेचने पर, कुर्सी को 216 रुपए में बेचने पर कुल मिलाकर 20% का फायदा होगा, लाभ होगा, हाँ 20%। कुर्सी को 216 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट जो है, कह रहा है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीद कर आधा प्लॉट जो है 10% पर तथा शेष आधा प्लॉट जो है 15% लाभ पर बेच दिया। कह रहा है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा और कह रहा है कि प्लॉट का आधा हिस्सा 10% लाभ पर और कह रहा है कि शेष जो आधा हिस्सा है वो 15% लाभ पर बेच दिया, हाँ। कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हाँ। ठीक है दोस्तों, अभी को मैंने आपको बताया कि अगर हमें लाभ प्रतिशत नहीं निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो या प्रतिशत निकालना हो तो हमें रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है, हमें वास्तव में अनुपातिक वैल्यू से मतलब होता है, हाँ। यही तो बताया, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने 5 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा। कह रहा है कि उस प्लॉट का आधा हिस्सा 10% लाभ पर बेच दिया
कह रहा है कि जो शेष आधा हिस्सा बचा था उसे 15% लाभ पर बेच दिया। हाँ ना हो गया। कह रहा है इस प्रकार उसे कुल कितने, कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल प्लॉट पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कह रहा है कि इस प्रकार उसे कुल प्लॉट पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हाँ हो गया। मान लीजिए दोस्तों प्लॉट जो था 2 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों प्लॉट जो था 2 यूनिट था। मान लीजिए दोस्तों प्लॉट जो था 2 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, प्लॉट में से आधा हिस्सा, प्लॉट का आधा हिस्सा कितना हो गया? 1 हुआ। आप 4 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार मानिए कि उसका आधा आराम से निकल जाए। ऐसा ना हो कि आप 3 मान लो, उसके बाद आधा करो, 1.5 हो। हाँ कि ना हो गया। जब मानना है तो आप ऐसे वैल्यू मानिए जिसका आधा आराम से हो जाए। लेकिन सबसे आसान है यहाँ पर 2 मानना, क्योंकि 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। अगर जितनी बड़ी वैल्यू आप मानेंगे उतना आपके लिए हार्ड होता जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों प्लॉट जो था वो 2 यूनिट का था। ठीक है, प्लॉट में से आधा हिस्सा, प्लॉट का आधा हिस्सा कितना होगा? 1 हुआ। प्लॉट का आधा हिस्सा दोस्तों, प्लॉट का आधा हिस्सा उसने 10% लाभ पर बेच दिया। प्लॉट का आधा हिस्सा उसने 10% लाभ पर बेच दिया। प्लॉट का दोस्तों आधा हिस्सा उसने 10% लाभ पर बेच दिया। 10% हिस्सा लाभ पर बेच, दोस्तों प्लॉट का आधा हिस्सा 10% लाभ पर बेच दिया। दोस्तों प्लॉट कुल कितना कहोगे? दोस्तों प्लॉट 2 यूनिट का था कहोगे। हाँ, उसमें से आधा हिस्सा मतलब एक हिस्सा 10% लाभ पर बेच दिया कहोगे। हाँ, तो शेष कितना बचा कहोगे? शेष तो देखा जाए तो एक यूनिट बचा है। हाँ कहोगे। हाँ दोस्तों, शेष जो प्लॉट बचा था, शेष जो आधा प्लॉट बचा था दोस्तों, शेष जो आधा प्लॉट बचा था उसे 15% लाभ पर बेच दिया। 15% लाभ पर बेच दिया। 15% लाभ पर बेच दिया। हाँ कहोगे। हाँ दोस्तों, ये जो प्लॉट है दोस्तों, प्लॉट का आधा जो हिस्सा था उसे 10% लाभ पर बेच दिया, और जो शेष आधा बचा था उसे 15% लाभ पर बेच दिया। तो आप मुझे बताइए, अगर इसे 10% लाभ पर बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो आप आसानी से नहीं बता सकते। इसी प्रकार शेष जो आधा हिस्सा है उस पर भी उसे 15% लाभ पर बेच दिया है कहोगे। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए, अगर शेष आधे हिस्से को 15% लाभ पर बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ है? तो आप आसानी से नहीं बता सकते हैं। हाँ ना कहोगे। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्वेश्चन ही तो सोल्व करना है। हम चाहे जिस प्रकार बताए, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्लॉट कितना माने। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो मेरे दिमाग में आया आइडिया, अगर मैं प्लॉट 2 यूनिट मान सकता हूं तो प्लॉट को मैं कुछ भी मान सकता हूं। प्लॉट में 2 यूनिट मान सकता हूं, क्या मैं प्लॉट 4 यूनिट नहीं मान सकता था? मान सकता था। हाँ कि ना कहोगे। हाँ, तो दोस्तों आप ऐसी वैल्यू मान लीजिए कि आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो मेरे दिमाग में आया, देखिए मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं यहाँ पर 0 बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 0 बढ़ा लिया। यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ पर परिवर्तन कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी परिवर्तन कर लिया, 2 0 बढ़ाकर यहाँ पर भी परिवर्तन कर लिया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि प्लॉट जो था 200 यूनिट का था, उसमें से आधा हिस्सा 10% लाभ पर बेचा गया। बचा शेष, उसके बाद जो शेष आधा हिस्सा बचा है, उसके बाद जो शेष आधा हिस्सा बचा है उसे 15% लाभ पर बेचा है। अगर दोस्तों प्लॉट का आधे हिस्से को 10% लाभ पर बेचा गया है तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? देखिए 10 रुपए का लाभ, 10 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ दोस्तों, शेष जो आधा हिस्सा है उसे अगर 15% लाभ पर बेचा गया है तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? अगर हम इसका 15% निकालते हैं तो 15 आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, पहले आधे हिस्से पे 10 यूनिट का लाभ हुआ है, और दोस्तों प्लॉट के पहले आधे हिस्से पर 10 यूनिट का लाभ हुआ है, शेष आधे हिस्से पर 15 यूनिट का लाभ हुआ है। तो इस प्रकार प्लॉट पर कुल कितने यूनिट का लाभ हुआ है? कहोगे 25 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ कितने यूनिट का लाभ हुआ है? कहोगे 25 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ कितने यूनिट का लाभ हुआ है? कहोगे 25 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो लाभ हुआ है, बताइए कुल पर कितने प्रतिशत हो रहा है? हाँ दोस्तों, हमें बताना है कि कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि ये जो लाभ हो रहा है ये कुल का कितना प्रतिशत है। जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत लाभ हो रहा होगा कब। यहाँ तो दोस्तों आप पता कर लीजिए दोस्तों, तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो 25 यूनिट का लाभ हो रहा है कुल का कितना प्रतिशत है। जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा कब। यहाँ तो दोस्तों मैं पता करता हूँ तो आएगा, तो निकल कर आया 12.5%। मतलब जो 25 यूनिट का लाभ हो रहा है वो कुल का देखा जाए तो 12.5% है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों 12.5% है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्लॉट पर 12.5% का लाभ हो रहा था। क्या 12.5% का लाभ हो रहा था। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय कर दिए। ठीक है, कह रहा है कि उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति था, कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उसने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति था, उसने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपए में खरीदी। कह रहा है उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च भी कर दिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसकी जेब से इस प्रकार देखा जाए तो उसकी जेब से टाइप मशीन के ऊपर 1400 रुपए खर्च हुआ है। हाँ टाइप की मशीन के ऊपर 1400 रुपए खर्च हुआ है। हाँ दोस्तों उसकी जेब से टाइप मशीन के ऊपर 1400 रुपए का खर्च हुआ है। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जब वो बेचेगा तो लाभ किस पर काउंट करेगा? कहोगे 1400 रुपए पे ही काउंट करेगा। लाभ या हानि जो होगा वो 1400 रुपए पे ही काउंट करेगा। हाँ दोस्तों लागत मूल्य देखा जाए तो टाइप मशीन की 1400 रुपए है। हाँ अब दोस्तों वो 1680 रुपए में बेच रहा है, 1680 रुपए में बेच रहा है। हाँ अगर दोस्तों उसके जेब से कुल मिलाकर 1400 रुपए खर्च हुए हैं टाइप मशीन के ऊपर और उसके बाद वो 1680 रुपए में बेच रहा है। अगर दोस्तों टाइप मशीन के ऊपर 1400 रुपए खर्च हुए हैं उसके जेब से और वो 1680 रुपए में बेच रहा है, तो बताइए उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे देखिए 1680 में से हम 1400 घटा ले रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट पता चल गया तो आप बता सकते हैं कितने, प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग लेकिन दोस्तों ऐसे मत करिए। मैंने आपको बताया कि जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो हमें वास्तव में रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है, मतलब अनुपातिक वैल्यू से मतलब होता है। इसलिए दोस्तों आप लागत मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपातिक वैल्यू निकाल दीजिए। मैं निकाल लेता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, दिख रहा है कि ये 14 से डिवाइड हो रहा है, मैंने डिवाइड कर लिया तो क्या आया? कहोगे देखिए 10 आया। हाँ यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर देखा जाए तो 14 है 28। ऐसा नहीं है आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व कर सकते हैं, जरूरी भी नहीं है। अगर यहीं से काम चल जा रहा है, यहीं से आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं तो यहीं से सोल्व कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की। अगर आप मन कर रहा है तो आगे सोल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि 10 रुपए, इसका मतलब दोस्तों यही है कि उसके जेब से कुल मिलाकर लागत, इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति की जेब से कुल मिलाकर 10 रुपए खर्च हुए थे मशीन के ऊपर। हाँ और वो मशीन को कुल मिलाकर 12 रुपए में बेच रहा है। दोस्तों 10 यूनिट उसके जेब से खर्च हुआ था और बेच कितने में रहा है? 12 यूनिट में बेच रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 यूनिट का उससे फायदा हो रहा है। और किस पर हो रहा है? लागत मूल्य पर हो रहा है, मतलब 10 पे हो रहा है तो 100 पे कितना? तो दोस्तों इस प्रकार आएगा 20%। क्या आएगा? 20%। हाँ क्या आएगा? 20% आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 20% आएगा। मतलब यही है कि अगर वो 1680 रुपए में बेचता है तो उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ प्राप्त होगा। हाँ मतलब प्रतिशत लाभ जो है 20% है। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया है। कह रहा है इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? कह रहा है कि 742 रुपए का कोई सामान था और उसे 700 रुपए में बेच दिया गया है। कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई है? हाँ लोग देखो दोस्तों, कह रहा है कि 742 रुपए का सामान था, 742 रुपए का सामान था, 742 रुपए का सामान था। कह रहा है कि 742 रुपए का सामान था। कह रहा है कि उसे 700 रुपए में बेच दिया गया। कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई है? तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 742 रुपए का सामान था और 700 रुपए में बेच दिया गया तो कितने रुपए की हानि हुई है? तो आप सीधे कहोगे 42 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, अब 42 रुपए की हानि हुई है। आप आगे ये भी बात बता सकते हैं कि भैया कितने प्रतिशत की हानि हुई है। आप लोग, लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप सीधे अनुपातिक वैल्यू निकालिए। ये क्या है? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो वस्तु के लागत मूल्य है और ये क्या है? कहोगे विक्रय मूल्य। आप अनुपात निकाल लीजिए वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो क्या कहोगे? देखिए अगर आप अनुपात निकालते कहोगे देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है। हाँ लोग, और 14 से भी तो डिवाइड हो रहा है, 14 से डिवाइड हो रहा है तो 14 से मैं डिवाइड करने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, 14 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या कहोगे? देखिए 14 25 70। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 3 42। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 14 25 70। अब आगे दोस्तों डिवाइड नहीं हो सकता है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि वस्तु का लागत मूल्य 53 रुपये था। हाँ कहोगे हाँ,
दोस्तों इसका मतलब यही है कि वस्तु का लागत मूल्य 53 रुपये है और बेचा जा रहा है 50 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर वस्तु का मूल्य 53 रुपये था और उसे 50 रुपये में बेचा जा रहा है तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? हो गया 3 यूनिट का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान किस पर हो रहा है? हो गया 50 पर हो रहा है। तो 100 पे कितना? 53 पे हो रहा है। कितने पे हो रहा है? हो गया 53 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना हो गया? इतना। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर उसे 300/53% की हानि हो गई है। मतलब हानि प्रतिशत जो है 300/53% है। क्या है? 300/53% है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आसानी से आपने समझाया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ दोस्तों 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। चाहे मैं 16.2/3% कहूँ, चाहे मैं 1/6 कहूँ। बात देखिए, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के ये जो विक्रय मूल्य कह रहा है, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि दोस्तों इसके साथ का की के लगा है। अगर का की के लगा है तो ऐसी स्थिति में जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा विक्रय मूल्य होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य के 1/6 लाभ पर बेचता है। मतलब वस्तु को विक्रय मूल्य के 1/6 लाभ पर बेचता है। मतलब वस्तु को विक्रय मूल्य के 1/6 लाभ पर बेचता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 6 यूनिट है तो वो कुल मिलाकर 1 यूनिट के लाभ पर बेचता है। अगर दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य 6 यूनिट है और वो 1 यूनिट के लाभ पर बेच रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य 5 यूनिट रहा होगा। जब 5 यूनिट रहा होगा तभी तो 1 यूनिट के लाभ पर बेच रहा होगा। कहोगे हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि विक्रय मूल्य हमारा 6 यूनिट है तब वो 1 यूनिट के लाभ पर बेच रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जिसकी बात होती है उसकी वैल्यू ऊपर होती है और जिसके साथ का की लगा रहता है उसकी वैल्यू नीचे होती है, और मैंने वहां पर प्रूव करके भी दिखाया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? हाँ दोस्तों 5 रुपए का सामान था, 5 यूनिट का सामान था या 5 रुपए का सामान था, वो 6 यूनिट में बेच रहा है। दोस्तों 5 यूनिट का कुल सामान था, वो 6 यूनिट में बेच रहा है। तो आप मुझे बताइए उसे कुल कितने यूनिट का लाभ हो गया? कहोगे एक देखा जाए तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। और ये लाभ किस पर हो रहा है? कहोगे लाभ देखा जाए तो 5 यूनिट पे हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत धड़ से बना लोगे। ठीक है, तो 100 पे कितना? दोस्तों 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, वो 5 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना? तो आएगा 20%। हाँ ना, मतलब दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत देखा जाए तो 20% है। क्या है? 20%। दोस्तों क्वेश्चन में जो लाभ की गणना की गई थी वो विक्रय मूल्य पे गणना की गई थी। क्या? विक्रय मूल्य पे गणना की गई थी, जबकि लाभ की गणना क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो क्रय मूल्य पे किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत 20% था। क्या था? 20% था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको चित्र में समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। चाहे मैं 25% कहूँ चाहे 1/4 कहूँ, बात देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य के 1/4 की हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 1/4 की हानि पर बेचता है। ठीक है, कह रहा है कि तो बताइए, तो कह रहा है कि तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य के 1/4 हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 1/4 हानि पर बेचता है। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4 यूनिट है तो वो कुल मिलाकर 1 यूनिट के हानि पर बेचता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि विक्रय मूल्य वस्तु का 4 यूनिट है तो वो कुल मिलाकर 1 यूनिट की हानि पर बेचता है। अगर दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य 4 यूनिट है और वो 1 यूनिट की हानि पर बेच रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा या लागत मूल्य कितना रहा होगा? 5 यूनिट रहा होगा। दोस्तों जब 5 यूनिट रहा होगा तभी तो 1 रुपए की 1 यूनिट का हानि हो रहा था। कहोगे हाँ, 1 यूनिट का हानि तभी तो होगा। कहोगे हाँ।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। हाँ दोस्तों ये जो गणना की गई थी हानि प्रतिशत, जितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, ये जो गणना की गई थी दोस्तों, जितना रुपए की जितने यूनिट की हानि हो रहा है, जितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, जो गणना की गई है वो विक्रय मूल्य पे की गई है। हाँ कि ना? हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये वास्तविक हानि प्रतिशत नहीं है, क्योंकि जो दोस्तों वास्तविक हानि प्रतिशत होता है वो तो क्रय मूल्य पे गणना किया जाता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि वास्तव में कितने प्रतिशत का हानि हुआ है। दोस्तों 5 यूनिट का कुल सामान था और उसने 4 यूनिट में बेचा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट की हानि हुई है। कहोगे हाँ, और ये हानि किस पर हुई है? कहोगे 5 पे हुई है। तो 100 पे कितना? तो आएगा 20%। क्या आएगा? 20%। मतलब दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत जो है 20%। हाँ 20% है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। हाँ कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये जो गणना की गई है लाभ की, वो वास्तव में विक्रय मूल्य पे गणना की गई है। विक्रय मूल्य का देखा गया है कि कितना प्रतिशत हो रहा है, और वास्तव में गणना जो किया जाता है लाभ प्रतिशत का या हानि प्रतिशत का, वो क्रय मूल्य पर गणना किया गया है। हाँ लोग दोस्तों 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन जो होता है 1/12 होता है। क्या होता है? 1/12 होता है। ये चीज आपको पता है? हाँ, चाहे मैं 8 सही 1/3% कहूँ, चाहे मैं 1/12 कहूँ, बात एक ही है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। मतलब विक्रय मूल्य के 1/12, मतलब विक्रय मूल्य के 1/12 के लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 1/12 लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 1/12 लाभ पर बेचता है। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12 यूनिट था तो वो कुल मिलाकर 1 यूनिट के लाभ पर बेचता था। अगर दोस्तों वस्तु का विक्रय मूल्य 12 यूनिट है और वो 1 यूनिट के लाभ पर बेच रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा या लागत मूल्य कितना रहा होगा? 11 यूनिट रहा होगा। हाँ दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12 यूनिट है, तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12 यूनिट है, और दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12 यूनिट है और तो ऐसी स्थिति में वो 1 यूनिट के लाभ पर बेच रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। हाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस 11 यूनिट था। हाँ और बेचा कितने में जा रहा है? कोई 12 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, और ये लाभ किस पर हो रहा है? कभी देखा जाए तो क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 100 पे कितना? हाँ तो आएगा 9 सही 1/11%। मतलब अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य पर गणना किया जाए लाभ की गणना क्रय मूल्य पर किया जाए तो कुल मिलाकर 9 सही 1/11% का लाभ हो रहा है। हाँ 9 सही 1/11% का लाभ हो रहा है। हाँ हो गया। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ जो है 150% है। दोस्तों 150% की फ्रैक्शन होती है। दोस्तों 150% की आप फ्रैक्शन बता दीजिए। 150% की फ्रैक्शन बता दीजिए। कहोगे देखिए अगर 150% की फ्रैक्शन निकालनी है तो एक को लिख लीजिए किनारे। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अब 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है। तो इस प्रकार आपने कैलकुलेट किया तो आया 3/2। इस प्रकार मुझसे आपने कहा भैया 150% की फ्रैक्शन जो होगी 3/2 होगी। क्या होगी? 3/2 होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए 150% की फ्रैक्शन क्या होती है, तुरंत आपने कहा कि 3/2। कह रहा है कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ जो है 150% है, मतलब 3/2 लाभ है। हाँ दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ हो रहा है। हाँ ठीक है। कह रहा है कि यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? हाँ कह रहा है कि अगर लागत जो है 25% बढ़ जाए तो बताइए अगर उस वस्तु को जितने रुपए में पहले बेचा जाता था उतने रुपए में आज भी बेचा जाए तो कितने प्रतिशत आज लाभ होगा? हाँ कितना प्रतिशत आज लाभ होगा? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर
150% का लाभ होता है, मतलब 150% की फ्रैक्शन 3/2, चाहे मैं 150% कहूँ चाहे 3/2 कहूँ। दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ हो रहा है हम लोग यहाँ। अगर दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, हो गया उस वस्तु को 5/2 में बेचा जा रहा है। अगर किसी वस्तु को बेचने पर 150% का लाभ हो रहा है, मतलब 3/2 का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, हो गया उस वस्तु को 5/2 में बेचा जा रहा है। मतलब हो गया क्रय मूल्य के, मतलब यही है कि क्रय मूल्य के 5/2 में बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य के 5/2 में बेचा जा रहा है हम लोग यहाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 2 यूनिट है तो उस वस्तु को 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 2 यूनिट है तो उस वस्तु को 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ लोग इस चीज को भी मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। वस्तु का प्राइस 2 यूनिट था और उस वस्तु को 5 यूनिट में बेचा जा रहा था। दोस्तों वस्तु का प्राइस 2 यूनिट था और उस वस्तु को 5 यूनिट में बेचा जा रहा था। हाँ लोग कह रहा कि यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। हाँ लोग दोस्तों आप मुझे बताइए, कह रहा है कि यदि लागत 25% बढ़ जाए, मतलब 1/4 बढ़ जाए, कह रहा है कि यदि लागत 1/4 बढ़ जाए तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। दोस्तों अगर दोस्तों लाभ 1/4 बढ़ जाएगा तो अगर दोस्तों लागत 1/4 बढ़ जाए तो लागत आज हो कितना जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अगर दोस्तों लाभ 25% बढ़ जाए, मतलब 1/4 बढ़ जाए, लागत 1/4 बढ़ जाए तो आज लागत कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। मतलब आज लागत इतना हो जाएगा, पहले लागत इतना था, आज अगर लागत 25% बढ़ जाती है, मतलब 1/4 बढ़ जाए तो आज लागत हमारा इतना हो जाएगा। हाँ लोग दोस्तों आज लागत इतना हो गया, दोस्तों आज लागत इतना हो गया है। हाँ लोग ठीक है दोस्तों पहले लागत हमारा इतना था, आज 25% लागत बढ़ जाए, अगर आज 25% लागत बढ़ जाए तो आज हमारा लागत इतना हो जाएगा। हाँ लोग कह रहा है कि तब बताइए नया लाभ मार्जिन कितना है। मतलब अगर लागत बढ़ जाए और उस वस्तु को जितने रुपए में पहले बेचा जाता था उतने ही रुपए में बेचा जाए तो बताइए कितने % का लाभ होगा। हाँ लोग दोस्तों आज हमारा लागत मूल्य इतना हो गया है। हाँ लोग दोस्तों पहले इतने रुपए में बेचा जाता था, हो गया। अगर दोस्तों आज भी इतने रुपए में बेचा जाए तो बताइए कितने रुपए का लाभ होगा। कहोगे देखिए आज लागत मूल्य इतना हो गया है, अगर आज भी हम इतने रुपए में बेच रहे हैं तो हमें ये पता करने के लिए कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो उसके लिए हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। हाँ लोग इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। मैंने कहा घटाइए मत, आप क्या करिए अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। दोस्तों लागत मूल्य इतना है, हाँ लोग दोस्तों लागत मूल्य इतना है, हाँ लोग और आप इतने रुपए में बेच रहे हैं। हाँ लोग तो दोस्तों आप कुछ मत करिए, आप अनुपातिक वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले लिया अनुपातिक वैल्यू। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर 2 आया और इस चीज से ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो क्या आया 1:2 आएगा, 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपको इस चीज से वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को हमने सोल्व कर लिया तो ये आया है, ठीक है। इस चीज को हमने सोल्व कर लिया है, ये आया है, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो आज दोस्तों ये आया है 1:2। आप लोग इसका मतलब दोस्तों यही है कि लागत में 25% वृद्धि करने के बाद, की वृद्धि करने के बाद हमारा लागत कितने रुपए हो गया है, इतना यूनिट हो गया है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि लागत में वृद्धि करने के बाद हमारा इतने रुपए लागत हो गया है। हम लोग इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले 2 यूनिट में बेचा जा रहा था। हम लोग दोस्तों पहले 2 यूनिट में बेचा जा रहा था। हम लोग दोस्तों आज लागत इतनी हो गई है, पहले 2 यूनिट में बेचा जा रहा था। हम लोग यहाँ आज वस्तु की लागत कितनी हो गई है। अगर दोस्तों आज भी जितने रुपए में पहले बेचा जाता था, अगर आज भी उतने रुपए में बेचा जाए तो कितने यूनिट का लाभ होगा, देखा जाए तो 1 यूनिट का लाभ होगा। और ये लाभ किस पर होगा, एक तरह से देखा जाए तो ये लाभ इस पर होगा, तो 100 पे कितना, तो आया 100%। आप लोग यहाँ क्या आया 100%, क्या आया दोस्तों 100%। हाँ लोग यहाँ मतलब एक तरह से देखा जाए तो लागत मूल्य 25% बढ़ने पर नया लाभ मार्जिन 100% होगा। हाँ लोग 100% होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर लाभ जो है 120% है।
हाँ ना वहाँ सबसे पहले आपने जब देखिए 120% की फ्रिक्शन क्या होती है, तो वो देखिए ये 3 डिजिट है। मैंने कहा हाँ, तो वो देखिए जो पहला डिजिट है उससे लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, बचा 20%। अगर मैं इसे भूल जाऊँ तो 20% बचा। 20% की फ्रिक्शन क्या होती है, तो 1/5 होती है। तो आप इसे आपने सोल्व किया तो आया 6/5। इस प्रकार आपने कहा कि ये 120% की फ्रिक्शन जो होगी 6/5 होगी। क्या होगी, 6/5 होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर लाभ जो है 120% है, मतलब दोस्तों 120% है, मतलब 6/5 है। हाँ लोग 120% की फ्रिक्शन 6/5 होती है, मतलब लाभ जो है 6/5 है। हाँ लोग कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, नया लाभ मार्जिन क्या होगा। हाँ लोग ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी वस्तु को बेचने पर 120% का लाभ होता है, मतलब 6/5 का लाभ होता है। अगर दोस्तों किसी वस्तु को बेचने पर 6/5 का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, तो 11/5 में बेचा जा रहा है। क्रय मूल्य के 11/5 में बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य के 11/5 में बेचा जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का प्राइस 5 यूनिट था तो उस वस्तु को 11 यूनिट में बेचा जा रहा है, उस वस्तु को 11 यूनिट में बेचा जा रहा है, उस वस्तु को 11 यूनिट में बेचा जा रहा है। हाँ दोस्तों वस्तु का प्राइस इतना था लेकिन बेचा जा रहा था। दोस्तों वस्तु का प्राइस इतना था, हाँ लोग हाँ, लेकिन उसे इतने रुपए में बेचा जा रहा था। हाँ लोग दोस्तों पहले वस्तु का प्राइस इतना था और पहले दोस्तों वस्तु का प्राइस इतना था और उस वस्तु को कुल मिलाकर 11 यूरो में बेचा जा रहा था। हाँ लोग हाँ ठीक है, कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य वही रहे तब नया लाभ मार्जिन क्या होगा। हाँ लोग हाँ ठीक है, कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य वही रहे जो पहले है वही आज भी रहे तब नया लाभ मार्जिन क्या होगा। हाँ होगा ठीक है, मतलब जितने रुपए में पहले बेचा जाता था अगर उतने ही रुपए में आज भी बेचा जाए तो बताइए कितने रुपए का लाभ होगा। यही तो करेक्ट हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, मतलब अगर क्रय मूल्य में 10% की बढ़ोतरी 1/10 की बढ़ोतरी हो जाती है तब कह रहा है कि तब बताइए नया लाभ मार्जिन क्या होगा। हाँ अगर दोस्तों क्रय मूल्य में 10% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 1/10 की बढ़ोतरी होती है तो क्रय मूल्य हो कितना जाता है, 11/10 हो जाता है। अपने यहाँ पर 11/10 हो जाता है, अपने यहाँ पर 11/10 हो जाता है, मतलब इतना हो जाता है। हाँ मतलब इतना हो जाता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों आज लागत मूल्य इतना हो गया है। हाँ आज लागत मूल्य इतना हो गया। अगर दोस्तों जितने रुपए में पहले बेचते थे अगर उतने ही रुपए में दोस्तों आज लागत मूल्य इतना हो गया। ठीक है, लागत मूल्य इतना हो गया है। ठीक है दोस्तों, पहले हम इतने रुपए में बेचते थे, हो गया। हाँ अगर आज भी इतने रुपए में बेचूं तो कितने रुपए का लाभ होगा। देखिए अगर हमें लाभ पता करना है तो इसमें से ये चीज घटाना पड़ेगा। आप घटाइए मत। मैंने आपसे कहा था कि भाई, मैंने आपसे बताया था कि आप अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करिए, क्योंकि हमें वास्तव में रियल वैल्यू से मतलब नहीं था, अनुपातिक वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हम रियल वैल्यू का प्रयोग नहीं करेंगे, अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करेंगे। फ्रैक्शन वाली वैल्यू का भी प्रयोग नहीं करेंगे, अनुपातिक वैल्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैंने अनुपातिक वैल्यू निकाल दिया इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का अनुपातिक वैल्यू निकाल दिया। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो इससे कैंसिल होगा। हाँ हो गया, इससे ये 2 आ जाएगा, आया 1/2। अब दोस्तों अनुपातिक वैल्यू अगर आप निकाल लिए हैं, अगर आप अनुपातिक वैल्यू निकाल लिए हैं तो आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इसे सोल्व करके ये लिख दिया है। अब जब इसे सोल्व करके ये लिख लिया है तो ये तो पूरा चीज़ परिवर्तित हो गया। हाँ ना हो गया, तो इस चीज़ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों ये क्या था हो गया, ये एक तरह से देखा जाए तो विक्रय मूल्य था। हाँ लोग, तो ये भी तो विक्रय मूल्य का हो गया। दोस्तों वस्तु की कीमत बढ़ने पर इतना हो गई थी, हो गया। हाँ इसे मैंने सोल्व किया तो आया ये, मतलब दोस्तों वस्तु की कीमत बढ़ने पर इतना हो गया है। हाँ लोग, और वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था। हाँ लोग, हाँ दोस्तों वस्तु को पहले इतने रुपए में बेचा जाता था। हाँ लोग, हाँ अगर आज भी इतने ही रुपए में बेचा जाए, आज भी इतने ही रुपए में बेचा जाए तो बताइए कितने यूनिट का लाभ होगा। 1 यूनिट का लाभ होगा, और ये लाभ किस पर होगा, 1 पे होगा। दोस्तों जितने का सामान है उतने यूनिट का लाभ हो रहा है, तो हम सीधे से कह सकते हैं भैया कि 100% का लाभ हो रहा है। दोस्तों अगर जितने का सामान है उतने का ही लाभ हो रहा है तो 100% का लाभ हो रहा है। अगर उससे दुगने का हो रहा है तो 200% का लाभ हो रहा है, 3 गुने का हो रहा है तो 300% हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम बिना निकाले कह सकते हैं कि भैया देखिए 1 का सामान है और 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों आप बिना देखते ही कह सकते हैं कि 1 यूनिट का सामान है और 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो 100% का लाभ हो रहा है। अगर आपका निकालने का मन है तो निकाल दीजिए। दोस्तों 1 यूनिट का लाभ हो रहा है और ये लाभ हो रहा है 1 यूनिट पे, तो 100 पे कितना, तो आया 100%। हाँ क्या आया, 100% आया। क्या आया दोस्तों, 100% आया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य में
बढ़ने के बाद, क्रय मूल्य 10% बढ़ने के बाद नया लाभ मार्जिन जो होगा 100% होगा। हाँ ना होगा, नया लाभ मार्जिन 100% होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। हाँ लोग, यहाँ 8% की फ्रैक्शन होती है, 2/25, मतलब 2/25 की हानि होती है। कह रहा है यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो नया लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। हाँ लोग, यहाँ दोस्तों एक वस्तु था, उसे 69 रुपये में बेचा जा रहा था। हाँ लोग, यहाँ तो ऐसी स्थिति में 8% की हानि होती है, मतलब 2/25 की हानि हो रही थी। अगर दोस्तों वस्तु को बेचने पर 2/25 का हानि हो रहा है तो वो वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा होगा, वो वस्तु को वास्तव में 23/25 में बेच रहा था। हाँ 23/25 में बेच रहा था। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 25 यूनिट है तो वो 23 यूनिट में बेच रहा है वस्तु को। हाँ लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि ये 69 रुपये में बेच रहा है, मतलब 23 यूनिट बराबर 69 की, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए, इतने के। ठीक है, दोस्तों वस्तु का प्राइस 25 यूनिट था, हो गया। हाँ, अगर 1 यूनिट बराबर इतने के तो 25 यूनिट बराबर कितने के हो गए, इतने के, मतलब वस्तु का प्राइस देखा जाए तो इतने यूनिट था, इतना था। हाँ इतना था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। इससे भी सोल्व कर लेता हूँ तो 23 या 69, 3 आया, 25 या 75, क्या आया, 75 आया। हाँ मतलब वस्तु का प्राइस देखा जाए, मतलब वस्तु का प्राइस देखा जाए तो 75 यूनिट है, 75 रुपये है, मतलब देखा जाए तो वस्तु का प्राइस जो है 75 रुपये है। क्या है, 75 रुपये है। हाँ ठीक है दोस्तों, वस्तु का प्राइस, दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य 75 रुपये है। अब दोस्तों कह रहा है कि अगर उसे 78 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। हाँ दोस्तों 75 रुपये का सामान है, अगर 78 रुपये में बेचा जाता है तो कितने रुपये का लाभ होगा, 3 रुपये का लाभ होगा, 3 रुपये का लाभ होगा। और लाभ किस पे होगा, 75 रुपये होगा। तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, 3 से काटूंगा तो 25 आएगा, 25 चौका 100। इस प्रकार देखा जाए तो 4% का लाभ होगा। क्या, 4% का लाभ होगा। हाँ 78 में वस्तु को बेचने पर कुल मिलाकर 4% का लाभ होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए, कह रहा है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए तथा लागत 2 गुना हो जाए तो लाभ जो है, तो लाभ 65% हो जाएगा। क्या, लाभ 65% हो जाएगा। हाँ कह रहा है कि मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है, कह रहा है कि मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों ये कंडीशन अप्लाई किया है, दोस्तों ये कंडीशन अप्लाई किया है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाता है। हाँ ये कंडीशन अप्लाई किया है। हाँ कह रहा है कि बताइए मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि जो फिलहाल लाभ हो रहा है वो बताइए कितना है। ये तो कंडीशन लगाकर बता रहा है कि ये इतना प्रतिशत का लाभ होगा। हाँ कह रहा है कि जो वास्तव में लाभ हो रहा है फिलहाल वो बताइए कितना है। हाँ आइए दोस्तों निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य X रुपये था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य X रुपये था। ठीक है, मैं इसे दूसरे तरीके से कराऊंगा, मेरा मेथड कुछ दूसरा है और अगर मैं उस मेथड से करवाने की कोशिश करता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस मेथड को मैं फॉलो करता हूं उसमें समय कम लगता है और वो चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझाया नहीं जा सकता है। ये चीज़ें मैंने अपने आप सीखी है, मुझे भी पहले सही समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आता है चीज़ों का तब आप तेज़ी से कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए तथा लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। हाँ कह रहा है मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या है। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य X रुपये था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का लागत मूल्य X रुपये था। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य X रुपये था और मान लीजिए वस्तु का विक्रय मूल्य पहले Y रुपये था। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य Y रुपये था। ठीक है, अगर दोस्तों आज विक्री मूल्य 3 गुना हो जाता है, आज बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए, आज बिक्री का मूल्य 3 गुना हो जाए तो आज बिक्री का मूल्य हो कितना जाएगा, 3Y हो जाएगा। हम लोग इसी प्रकार दोस्तों आज अगर लागत दुगना हो जाता है तो आज लागत हो कितना जाएगा, 2x हो जाएगा। हम लोग दोस्तों आज बिक्री का मूल्य इतना हो गया है और लागत मूल्य आज इतना हो गया तो लाभ कितना हो रहा है, इतने रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ दोस्तों ये लाभ कितने, मैंने कहा कि ये जो लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत हो रहा है, देखिए ये जो लाभ हो रहा है वास्तव में लागत मूल्य पर हो रहा है, मतलब 2x पे हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 100 पे इतने प्रतिशत का लाभ होगा। हाँ यहाँ दोस्तों बिक्री का मूल्य 3 गुना और बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना होने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है।
हाँ लोग यहाँ इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य दुगुना होने पर 65% लाभ होगा। हाँ लोग यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य दुगुना होने पर इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 65% का लाभ होगा। हाँ लोग यहाँ मतलब ये बराबर है 65% का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 5 से अगर काटता हूँ तो 13 आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि आप x और y के वैल्यू कितनी तेजी से निकालते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी तेजी से निकालेंगे उतनी फास्ट कैलकुलेशन होगी। 5 भी सही है दोस्तों। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसे तो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं 3 इसकी मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोस्तों 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30y और माइनस का 20x। इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 13x हो जाएगा, 20x इधर जाएगा तो हो जाएगा 33x हो जाएगा, इधर बचेगा 30y, इधर हो जाएगा 30y, 30y हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, 30y हो जाएगा। हाँ लोग इधर 30y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 33x। हाँ लोग 33x हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं x और y की वैल्यू निकालता हूँ, 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 x और y की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा? देखिए x और y की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो आएगा 10/11। दोस्तों x को हमने माना था क्रय मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य माना था, और y को हमने क्या माना था? वस्तु का विक्रय मूल्य माना था। हाँ लोग तुलना करता हूँ तो दोस्तों इस x की वैल्यू 10 आ रहा है, y की वैल्यू 11 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि वस्तु का लागत मूल्य 10 रुपये था और उस वस्तु को 11 रुपये में बेचा जा रहा था। अगर दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य 10 यूनिट था और उस वस्तु को 11 यूनिट में बेचा जा रहा था तो कितने यूनिट का लाभ हो रहा था? कहोगे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था? कहोगे देखिए वस्तु का लागत मूल्य 10 यूनिट था और उससे बेचा जा रहा है 11 में, तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है और ये लाभ देखा जाए तो 10 पे हो रहा है। तो 100 पे देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 10% का लाभ हो रहा है। मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो कुल मिलाकर 10% का लाभ हो रहा है। हाँ मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो कुल मिलाकर 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं दूसरे तरीके से समझाता तो शायद ही समझ में आता, क्योंकि मैं भी उलझ जाता उस चीज़ में मैं भी उलझ जाता। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 1 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। कह रहा है कि 25 आइटम की जो कीमत है x आइटम को बेचने पर अर्जित की गई राशि के बराबर है। हाँ लोग हाँ ठीक है, कह रहा है x का मान बताइए। कह रहा है कि यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है, मतलब 1/5 लाख। कह रहा है कि यदि इस लेन देन में कुल मिलाकर जो लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। कह रहा है इस दिन में यदि कुल मिलाकर 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। हाँ मतलब 1/5 का लाभ प्राप्त हुआ है। हाँ कह रहा है कि इस लेन देन में कुल मिलाकर यदि 25% का लाभ प्राप्त हुआ, मतलब 1/5 का लाभ प्राप्त हुआ हो। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 आइटम की कीमत जो है, कह रहा है 25 आइटम की कीमत x आइटम को बेचने पर प्राप्त हुई राशि के बराबर है। हाँ कह रहा है कि x का मान बताइए। कह रहा है यदि इस लेन देन में कुल मिलाकर 25% का लाभ हुआ हो, मतलब 1/4 का लाभ हुआ हो। हाँ दोस्तों अगर दोस्तों इस लेन देन में कुल मिलाकर 1/4 का लाभ हुआ है तो उस वस्तु को बेचा कितने में होगा? भैया उस वस्तु को देखा जाए तो 5/4 में बेचा होगा। क्या 5/4 में बेचा होगा? 5/4 में बेचा होगा। 5/4 में बेचा होगा। अगर दोस्तों लेन देन में कुल मिलाकर 25% का लाभ हुआ है तो प्रत्येक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ होगा। हाँ 25% का लाभ हुआ होगा। अगर दोस्तों कुल मिलाकर लेन देन में 25% का लाभ हुआ है तो प्रत्येक वस्तु पर भी 25% का लाभ हुआ होगा, मतलब 1/4 का लाभ हुआ होगा। हाँ अगर दोस्तों प्रत्येक वस्तु पर 1/4 का लाभ हुआ है तो प्रत्येक वस्तु को बेचा कितने में होगा? 5/4 में बेचा हुआ। हाँ इसका मतलब दोस्तों देखा जाए तो यदि प्रत्येक वस्तु की कीमत 4 यूनिट थी तो प्रत्येक वस्तु को 5 यूनिट में बेचा गया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि प्रत्येक वस्तु की कीमत 4 यूनिट थी तो उस प्रत्येक वस्तु को 5 यूनिट में बेचा गया है। हाँ ठीक है।
अगर दोस्तों प्रत्येक वस्तु की कीमत 4 यूनिट है, प्रत्येक वस्तु की कीमत 4 यूनिट है, तो 25 वस्तु की 25 आइटम, अगर दोस्तों प्रत्येक आइटम की कीमत 4 यूनिट है, तो आप मुझे बताइए 25 आइटम की कीमत कितनी होगी? इतनी होगी। 25 आइटम की कीमत इतनी होगी। हाँ लोग, अगर दोस्तों एक वस्तु को, अगर दोस्तों प्रत्येक आइटम को 5 यूनिट में बेचा जा रहा है, तो एक्स आइटम को कितने रुपए में बेचा गया होगा? भैया एक्स आइटम को देखा जाए तो 5x रुपए में बेचा गया होगा, 5x रुपए में बेचा गया होगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, शुरुआत में कह दिया था कि 25 आइटम को बेचने पर 25 आइटम दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह दिया था कि 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम को बेचने पर प्राप्त की गई राशि के बराबर है। हाँ मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 25 आइटम की कीमत ये है और 5 और एक्स आइटम को बेचने पर प्राप्त की गई राशि ये है। हाँ लोग, तो ये चीज़ तो बराबर होगी। हाँ अब दोस्तों अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो एक्स बराबर 20 है। हमसे कहा था कि बताइए एक्स का मान क्या है, मतलब कितने वस्तुएं बेची गई थी। हाँ लोग, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक्स का मान 20 है, एक्स का मान 20 है, मतलब कुल मिलाकर 20 वस्तुएं बेची गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है। कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है। हाँ लोग, मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है SP है। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है और प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है CP है। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य CP है और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है। ठीक है, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। हाँ लोग, ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य देखा जाए तो इतना होगा। हाँ लोग, या आप ऐसे इधर लिख सकते हैं 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है, तो 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 14 SP होगा। हाँ लोग, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हाँ लोग, तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये है और 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। हाँ लोग, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये बराबर होने चाहिए। हाँ बराबर होने चाहिए, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों अगर मैं CP और SP का अनुपात निकालता हूँ तो क्या आएगा? CP और SP का अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो आएगा क्या? तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। कैसे निकाला? यहीं पर डिवाइड कर लीजिए, 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा। SP की कीमत इधर वाली होगी, CP की कीमत इधर वाली होगी। इस प्रकार देखा जाए तो CP और SP का जो अनुपात आएगा 7:8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि 7 रुपये का सामान था, वो 8 रुपये में बेच रहा था। हाँ अगर दोस्तों 7 रुपये का सामान था और वो 8 रुपये में बेच रहा था, तो एक तरह से देखा जाए तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ और ये लाभ किस पर हो रहा था? देखा जाए तो 7 पे हो रहा था। अगर दोस्तों 1 यूनिट का सामान अगर दोस्तों 7 यूनिट का सामान है और वो 8 रुपये में बेच रहा है, तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। ये लाभ 7 पे हो रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो 100 पे इतने का होगा। तो अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो अगर 14 सही 2/7%, मतलब देखा जाए तो उससे कुल मिलाकर 14 सही 2/7% का लाभ होता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब बात आता है कि मैं क्या तेजी से कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप मुझे बताइए कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य दोस्तों आप मुझे बताइए कितने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा है? 16 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा है। हाँ 16 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा है। दोस्तों कितने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा है? 16 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा है। ठीक है, कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य पर बेचा है? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर बेचा है। हाँ इनका अनुपात ले लीजिए। अगर दोस्तों मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो आएगा 8/7। हाँ दोस्तों 16 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा था। हाँ इसका वैल्यू दोस्तों 16 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा था। हाँ इसलिए दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, CP की जो वैल्यू होगी दोस्तों, कोट प्राइस जो होगा दोस्तों आपको सोल्व कर लेना है। जितने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचा है
उसे लिखना है, और जितने वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर बेचा है उसे लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सोल्व कर लेना है। सोल्व करने पर दोस्तों 8/7 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अब जो 8/7 आ रहा है, इसमें देखा जाए तो इसमें पोस्ट प्राइस जो होगा नीचे वाला होगा, और जो विक्रय मूल्य होगा 8 ऊपर वाला होगा। इसका मतलब ये है कि यदि पोस्ट प्राइस हमारा 7 था तो उस वस्तु को 8 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार तेजी से कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा देखा गया है, ऐसा होता है, तो ऐसा हमने बता दिया, और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आप तेजी से कर सकते हैं। जब आप ऐसे बार बार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसे तो होता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों हम बिना फालतू में जाएं। हाँ लोग, ये तब होता है, लेकिन आपको शुरुआत में सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं को का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है कि बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। हाँ लोग, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है कि बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। हाँ, क्या मैं शॉर्ट से कर सकता हूँ? कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। हाँ समझ में आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ। पहले शॉर्ट से मैं करा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कितने, दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात हुई थी? कहोगे 2750 वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात हुई है, ठीक है। उसे मैंने ऊपर लिख लिया। दोस्तों कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात हुई है? कहोगे 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात हुई है, हाँ ठीक है। उसे अपॉन में लिख लिया, और दोनों को मैंने सोल्व करने की कोशिश की, ठीक है। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो 25 से और डिवाइड करूँगा, कहोगे हाँ 25 से 25, 25 से 25। अब दोस्तों अब जो प्राप्त हुआ हमें 11/10। इसका मतलब दोस्तों जो नीचे वाली वैल्यू है इसका दोस्तों 11/10 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाली जो वैल्यू होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। अगर दोस्तों हम जितने वस्तुएं बेची जा रही थी अगर उसे ऊपर लिखते तो ऐसी स्थिति में जो हमारा सेलिंग प्राइस होता वो नीचे वाला होता। हमने जितनी वस्तुएं खरीदी हैं, जितनी वस्तुएं बेची गई जा रही हैं दोस्तों, जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जितनी वस्तुएं विक्रय की जा रही हैं, अगर हम उसे ऊपर लिखते तो उसकी वैल्यू नीचे वाली होती। हम जितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं अगर हम उसे ऊपर लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नीचे वाला जो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। दोस्तों नीचे वाला हमारा कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाला हमारा सेलिंग प्राइस। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 10 रुपये का सामान था वो 11 रुपये में बेच रहा था। अगर दोस्तों 10 रुपये का सामान था वो 11 रुपये में बेच रहा था, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसे 1 यूनिट का लाभ हो रहा था, और ये लाभ 10 पे हो रहा था, तो देखा जाए तो 100 पे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो रहा था। आप लोग तो एक तरह से देखा जाए तो लाभ जो हो रहा था 10% का हो रहा था, मतलब लाभ प्रतिशत 10%। अब दोस्तों हम डिटेल से कर लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया। मान लीजिए दोस्तों प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, और प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है एसपी है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर दोस्तों प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 2750 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 2750 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हाँ हो गया। आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी है तो आप मुझे बताइए 2500 वस्तुओं का 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? इतना होगा। हाँ लोग हाँ यही तो होगा, कहोगे हाँ यही होगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हाँ लोग 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये है और 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये है, तो ये दोनों कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। मैंने बराबर का सामने रखा। दोस्तों अगर मैं सीपी और एसपी का अनुपात निकालता हूं तो आएगा 10/11। इसका मतलब दोस्तों यही है कि 10 रुपये का सामान था वो 11 रुपये में बेच रहा था। अगर दोस्तों 10 रुपये का सामान था वो 11 रुपये में बेच रहा था तो उसे लाभ कितने का हो रहा था? उसे लाभ देखा जाए, अगर दोस्तों 10 रुपये का सामान था वो 11 रुपये में बेच रहा था तो उससे लाभ देखा जाए तो 1 यूनिट का लाभ हो रहा था, कहोगे हाँ। और ये लाभ किस पर हो रहा था? कहोगे 10 पे हो रहा था, तो 100 पे कितना? इस प्रकार देखा जाए तो उससे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो रहा था। हाँ मतलब लाभ प्रतिशत जो है, मतलब लाभ प्रतिशत कुल मिलाकर 10% है। हाँ मतलब लाभ प्रतिशत देखा जाए तो कुल मिलाकर 10% है। क्या है? 10% है, ठीक है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों 1 यूनिट का लाभ हुआ है, हाँ लोग देखो, और ये लाभ किस पर हुआ, कहोगे 10 पर हुआ, तो 100 पे कितना, क्या 100 पे कितना। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं काटा पेटी में चाहता हूँ तो जाएगा 10%, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 10% का लाभ हो रहा था, हाँ लोग यहाँ 10% का लाभ हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बस पूछा जाता है और वास्तव में इस चैप्टर से संबंधित भी नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि किसी पार्टी में 5 दोस्तों की, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पार्टी में 5 दोस्तों की मुलाकात हुई। कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताइए कि दोस्तों द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। कह रहा है कि बताइए दोस्तों द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, हाँ कुल कितनी बार हाथ मिलाए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 दोस्त हैं, कह रहा है कि वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कह रहा है कि यदि कह रहा है कि तो बताइए कि दोस्तों द्वारा कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। दोस्तों कुल मिलाकर 5 दोस्त थे, क्या 5 दोस्त थे। एक दोस्त ये था, एक दोस्त ये था, एक दोस्त ये था, हाँ एक दोस्त ये था, एक दोस्त ये था। ठीक है दोस्तों, ये जो 5 दोस्त हैं ये हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो पहला दोस्त है दोस्तों, ये जो पहला दोस्त है दोस्तों, ये जो पहला दोस्त है हमारा, ये जो पहला दोस्त है हमारा दोस्तों, ये जो पहला दोस्त है हमारा, ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ, ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। तो देखिए ये जो पहला दोस्त है, पहला जो दोस्त है, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला जो दोस्त है कुल मिलाकर 4 बार हाथ मिलाएगा, क्या 4 बार हाथ मिलाएगा। पहला दोस्त जो है दोस्तों वो 4 बार हाथ मिलाएगा, हाँ करोगे, हाँ 4 बार हाथ मिलाएगा। क्या दोस्तों पहला दोस्त, क्या दोस्तों पहला दोस्त और किसी से हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं। और किसी से हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं, हाँ करोगे, हाँ दोस्तों क्या पहला दोस्त और किसी से हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने सभी दोस्तों से अपने हाथ मिला लिया, इसने अपने सभी दोस्तों से हाथ मिला लिया। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों दूसरे दोस्त की बात भी आती है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या दूसरा दोस्त इससे हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों दूसरा दोस्त इससे हाथ नहीं मिलाएगा तो दूसरा दोस्त कितने दोस्तों से हाथ मिलाएगा। दोस्तों इसने इससे तो मिला लिया है यार, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इसने इससे हाथ मिला लिया है तो ये जो दोस्त है, दूसरा दोस्त है, वो कितने दोस्तों से हाथ मिलाएगा, कहोगे। देखिए दूसरा दोस्त जो है बाकी 3 दोस्तों, बाकी जो 3 दोस्त बचे हैं उनसे हाथ मिलाएगा, हाँ क्या कहोगे, उससे हाथ मिलाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्त था उसने भी सबसे हाथ मिला लिया, हाँ क्या कहोगे, हाँ उसने भी हाथ मिला लिया दोस्त सबसे, हाँ क्या कहोगे। अब दोस्तों तीसरा दोस्त, अब दोस्तों आप मुझे बताइए तीसरा दोस्त जो है क्या इन दोनों से हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं, इन दोनों से तो पहले मिला लिया है, हाँ कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीसरा जो दोस्त है, जो अन्य 2 दोस्त बचे हैं उनसे केवल हाथ मिलाएगा, उनसे केवल हाथ मिलाएगा, हाँ कहोगे, हाँ। दोस्तों तीसरा दोस्त भी सबसे हाथ मिला लिया है, कहोगे हाँ, तीसरा दोस्त भी सबसे हाथ मिला लिया है। ठीक है, अब मुझे बताइए चौथा दोस्त है, अब मुझे बताइए दोस्तों ये जो चौथा दोस्त है क्या इन तीनों दोस्तों से हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं। मैंने कहा क्यों, कहोगे इसलिए क्योंकि इन तीनों से पहले मिला चुका है, हाँ लोग, हाँ। तो मैंने कहा अगर इन तीनों से पहले मिला चुका है तो आप मुझे बताइए तीसरा चौथा जो दोस्त है वो कितने दोस्त से मिलाएगा, कहोगे एक ही दोस्त बचा है उसका। तो इस प्रकार देखा जाए तो चौथा दोस्त जो है एक ही से हाथ मिलाएगा, एक से ही हाथ मिलाएगा, हाँ लोग। चौथा दोस्त जो था दोस्तों एक दोस्त से हाथ मिलाएगा। ठीक है, चौथा दोस्त मिला लिया। अब दोस्तों आप मुझे बताइए क्या पांचवें दोस्त को, पांचवा दोस्त दोस्तों, क्या पांचवें दोस्त को इन सभी से हाथ मिलाने की जरूरत होगी, कहोगे नहीं। मैंने कहा क्यों, तो वह पांचवा दोस्त जो है इन सभी से ऑलरेडी, इन सभी से पहले ही हाथ मिला चुका है, हाँ कहोगे, हाँ। तो और क्या दोस्तों, और क्या अगर इन सभी से, इन चारों से हाथ मिला चुका है पांचवा दोस्त, तो क्या और किसी से हाथ मिलाएगा, कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 5 दोस्तों के द्वारा कुल मिलाकर इतनी बार हाथ मिलाए गए हैं, हाथ में हो गया, इतनी बार कुल मिलाकर हाथ मिलाया गया। तो मैं जोड़ता हूँ तो आएगा, अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, हाथ में हो गया। मतलब कुल मिलाकर अगर वे हाथ मिलाते हैं, मतलब कुल मिलाकर यदि वे हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर 10 बार हाथ मिलाएंगे। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर 10 बार हाथ मिलाएंगे, हाथ में हो गया। कैसे आया है आप दोस्तों खुद देखिए। दोस्तों इसे जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, कहोगे देखिए अगर हमें इसे जोड़ना है दोस्तों कुल मिलाकर इतनी बार हाथ मिलाया गया है, हाँ कहोगे, हाँ इतनी बार हाथ मिलाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि हम इसे तेजी से कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को तेजी से कैसे करेंगे।
तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक तरीका फॉलो करना है। जितने दोस्त हैं उससे आप एक कम दोस्त लिखिए। दोस्तों कुल दोस्त कितने हैं? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जितने दोस्त हैं, जितने दोस्त दिए रहेंगे उससे एक कम लिखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 5 दोस्त हैं तो मैंने एक कम लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों क्या करना है, दोस्तों जितने दोस्त थे उससे एक कम लिखा, ठीक है। अब दोस्तों जितने दोस्त हैं उतने दोस्त लिख लिया, ठीक है। दोस्तों पहले आपको क्या करना है, जितने दोस्त हैं उससे एक कम दोस्त लिखना है, ठीक है, उससे एक कम दोस्त। एक मिनट रुकिए दोस्तों, जितने दोस्त हैं उतने दोस्तों को आपको लिखना है, जितने दोस्त हैं उतने दोस्त लिखने हैं, उसके बाद उससे एक कम लिखना है, उससे एक कम दोस्त लिखना है। दोस्तों कुल मिलाकर 5 दोस्त से, हाँ कि ना, हाँ, और 5 दोस्त से अब एक कम लिखना है, ठीक है। दोस्तों जितने दोस्त हैं उतने दोस्त लिखना है, उसके बाद उससे एक कम लिखना है आपको, ठीक है। अगर दोस्तों मैं कैलकुलेट करता हूं तो आएगा 10, हाँ ना, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो वे कुल मिलाकर 10 बार एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे, हाँ लोग, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो वे कुल मिलाकर 10 बार एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे, हाँ। अब बात आती है, क्या हम इस क्वेश्चन को तेजी से कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहता है तो कॉन्सेप्ट भी प्रयोग करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा समय आपको कॉन्सेप्ट प्रयोग करने में भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर और तेज करना है तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, तरीका। आपको क्या करना है दोस्तों, जितने दोस्त होंगे उतने दोस्त को लिखना है, ठीक है। दोस्त कुल कितने हो गए? 5 है। दोस्तों जितने दोस्त हैं उतने दोस्त को लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, जितने दोस्त हैं उससे एक कम दोस्त लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो आएगा, दोस्तों जितने दोस्त हैं उतने दोस्त लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में जितने दोस्त हैं उससे एक कम दोस्त लिखना है। उसके बाद आपको दोस्तों 2 से भाग दे देना है। क्या? 2 से भाग दे देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सोल्व कर लेना है। तो दोस्तों जो आएगा वो कुछ और नहीं होगा, वो सभी दोस्तों द्वारा हाथ मिलाए जाने वाली संख्या होगी। सभी दोस्त जितनी बार हाथ मिला रहे हैं उनकी संख्या होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।